हीरो और होंडा 90s के समय से लेकर आज तक हर किसी के जुबान पर छाया हुआ है, क्योंकि हीरो और होंडा का कोलैबोरेशन दुनिया के लिए सबसे अच्छा विकल्प बनकर उभरा था। लेकिन सवाल ये उठता है कि कंपनी इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल होने के बाद भी जो होंडा कंपनी थी वह भारत के हीरो कंपनी के पीठ पर छुरा क्यों घोंपती है। तो आज की वीडियो में हम यही चीज समझने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आइए देखते हैं आखिरकार इनका कोलैबोरेशन होने से लेकर ब्रेकअप होने तक की पूरी कहानी क्या है। दरअसल हीरो एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी जिसकी नींव ब्रिज मोहन लाल बेंजोल ने 1956 में रखी थी और 1975 आते आते इनकी कंपनी भारत की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बनकर उभरती है। इसके बाद इन्होंने अपनी कंपनी को विदेशों में भी बेचना शुरू कर दिया और इस तरह साल 1986 आने तक इनकी कंपनी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में सबसे बड़ी कंपनी बनकर उभरती है। लेकिन इन्होंने देखा कि फॉरेनर में साइकिल की जगह मोटरसाइकिल का प्रयोग किया जा रहा है और उसकी जो कंपनी है वो बहुत तेजी से एक्सटेंड हो रही है। लेकिन उस टाइम इंडिया में लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ स्कूटी और मोपेड ही ऑप्शन में था। अब इस गैप को भरने के लिए उन्होंने इंडिया में भी मोटरसाइकिल उतारने का फैसला किया। लेकिन उस टाइम हीरो कंपनी के पास एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी कि उनके पास इंजन बनाने की कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं थी। जब इंजन बनाने की कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं थी तो मोटरसाइकिल बनाने का ऑप्शन एकदम नामुमकिन सा ही था। लेकिन उनके दिमाग में फिर एक प्लान आया कि क्यों ना हम किसी विदेशी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर लेते हैं। उस वक्त भारत में लिबरलाइजेशन भले ही नहीं आया, लेकिन उस टाइम भारत की गवर्नमेंट आपको एक अपॉर्चुनिटी देती थी कि अगर आप चाहें तो किसी विदेशी कंपनी के साथ टाई अप करके भारत में भी अपने कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसलिए ब्रिज मोहन लाल ने हीरो के थ्रू दुनिया की सबसे बड़ी जापानी हीरो होंडा कंपनी के पास अपना प्रपोजल भेजा, क्योंकि उस समय भारत में कोई भी कंपनी डायरेक्टली अपना बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकती थी। इसलिए उनको भी एक बहुत ही अच्छा मौका मिल गया और उन्होंने तुरंत यह प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। जैसे कि होंडा कंपनी खुद भी यह मौका गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए प्रपोजल को तुरंत उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और इसलिए इन दोनों कंपनी ने 1984 में एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया और दोनों ने एक दूसरे के साथ एक एग्रीमेंट साइन भी किया कि हीरो जो है वह बाइक के लिए बॉडी बनाएगी और जो होंडा है वह बाइक के लिए इंजन हीरो को सप्लाई करेगी। और इसके अलावा इन्होंने एक एनओसी भी साइन की थी जिसके अकॉर्डिंग दोनों कंपनी फ्यूचर में कभी एक दूसरे के मुकाबले अपना कोई नया प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करेगी। और दोस्तों, दोनों कंपनी इन कंडीशन से सेटिस्फाइड थे, इसलिए इन दोनों की फाइनल एग्रीमेंट साइन हो जाती है और फिर यहीं से हीरो होंडा की शुरुआत हुई। और कागजी कार्रवाई पूरा होने के बाद हीरो होंडा का सबसे पहला प्लांट हरियाणा में बनाया गया, जहां से हीरो और होंडा ने मिलकर तुरंत ही बाइक की मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दी। और फिर 1985 में जब इन्होंने अपनी पहली बाइक को लॉन्च किया तो यह इंडिया में बहुत ही तेजी से पॉपुलर हुई, क्योंकि इंडिया में बाइक का कॉन्सेप्ट नया था और जो इसका माइलेज था भाई साहब बहुत ही कमाल का इसका माइलेज था। इसके अलावा इन्होंने अपनी बाइक को प्राइज सेगमेंट पर लॉन्च किया था, जो कि हर मिडिल क्लास फैमिली के लिए एफोर्ड करना बहुत ही आसान था। साथ ही इन्होंने अपना मार्केट कैंपेन बहुत ही प्रभावित तरीके से तैयार किया था और जहां इनकी टैगलाइन थी फील इट, शॉर्ट इट, फॉरगेट इट। यही इस बाइक की खासियत थी कि लोग इसमें पेट्रोल डलवाकर भूल जाते थे कि अब इसमें कब पेट्रोल डलवाना है और इसी कारण से लोग इस बाइक के दीवाने होते जा रहे थे, क्योंकि अब स्कूटी वाला माइलेज बाइक में भी मिलने लगा था। लेकिन यहीं पे एक दिक्कत आ गई, क्योंकि जापानी करेंसी में काफी ज्यादा उछाल आ गई और आपको जैसा कि पता ही होगा कि जापान से ही हमारे पार्ट बाइक के आ रहे थे। अब जब जापान की करेंसी जब हाई हो जाती है तो वहां से जो पार्ट आ रहे थे वो पार्ट भी काफी ज्यादा महंगा हो गए थे। इस वजह से जो हीरो होंडा कंपनी थी जो उसके पार्ट आ रहे थे वो पार्ट भी काफी ज्यादा महंगे हो जाते हैं। इसके कारण से हीरो होंडा को अपनी कंफर्टेबल बाइक बनाने में काफी ज्यादा दिक्कत भी आने लगता है। असल में यहाँ पर एक और प्रॉब्लम थी कि हीरो होंडा के कई सारे कंपटीटर इंडियन मार्केट में भी आ चुके थे, जैसे सुजुकी, बजाज ऑटो और टीवीएस। लेकिन यह सारे ब्रांड सिर्फ शहरी इलाके में रहने वाली एलजी कस्टम पर ही फोकस करती थी। लेकिन वहीं पे अगर हीरो होंडा को देखा जाए तो हीरो होंडा का जो मेन फोकस था वह मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली के लिए ही था। इसलिए इन्होंने अपना जो प्राइस रखा था वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल रखा था और शायद यही वजह थी कि हीरो होंडा की बाइक सिर्फ शहर में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा बिकती थी। और यही सब चीज देखते हुए हीरो होंडा अपने बाइक का प्राइस नहीं बढ़ाना चाहती थी और इसी के वजह से काफी लंबे अरसे तक इनको
प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है। लेकिन 1990 में जब डॉलर का एक्शन प्राइस रेगुलेट हुआ तो फिर हालत सुधरना शुरू हो गई और देखते ही देखते कुछ समय बाद हीरो होंडा कंपनी फिर से प्रॉफिट कमाने लगी और अगले कुछ सालों बाद 10 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा उन्होंने अपना प्रॉफिट कमा लिया था और ये नंबर उस टाइम पे बहुत बड़ा हुआ करता था। अब यहाँ तक तो चीज ऊपर ही ऊपर बहुत अच्छी नजर आ रही थी, लेकिन अंदर से सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। जैसे कि होंडा तो अपने बाइक को अमेरिका और रूस जैसे डेवलप्ड कंट्री में सेल कर रही थी, लेकिन हीरो होंडा को होंडा की तरफ से फॉरेन कंट्री में अपने बाइक को सेल करने की परमिशन नहीं थी। यानी एक तरफ तो हीरो साइकिल मैन्युफैक्चरर के तौर पर उस समय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, यहाँ तक कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड पीस में भी उनका नाम दर्ज हुआ था, वहीं होंडा की वजह से हीरो जो थी वह अपने बाइक को फॉरेन कंट्री में सेल नहीं कर पा रही थी। असल में इंडिया के बाहर सिर्फ नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जैसे आसपास कंट्री में ही इनको अपनी हीरो होंडा बाइक को सेल करने का ऑप्शन था, जिसकी वजह से हीरो इंटरनेशनल मार्केट में जो पोजीशन चाह रही थी वो उसको नहीं मिल पा रहा था। और वहीं दूसरी तरफ हीरो जो था वह लिमिटेड प्लेस में सीमित होकर रह जाता है और इसी की वजह से दोनों कंपनी के जो रिश्ते थे वह काफी ज्यादा खराब होने लगते हैं। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हीरो बाइक की बॉडी बनाती और होंडा इंजन। अगर हीरो को अपने बिजनेस एक्सटेंड करने के लिए अलग भी होना पड़ता तो फिर वह ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह इंजन के लिए पूरी तरीके से होंडा पर ही निर्भर था और उसे ये बात समझ में आ चुकी थी कि अगर उसे हीरो होंडा से अलग होना है तो उसे खुद का पहले इंजन बनाना पड़ेगा। इसलिए जितना भी हीरो होंडा से प्रॉफिट आता वह एक बड़ा हिस्सा जो हीरो था वह अपने इंजन बनाने में खर्च करता और जब ये बात होंडा को पता चलती है तो उन दोनों में और भी ज्यादा दरार बढ़ने लगती है। अब जैसा कि हीरो और होंडा का जब कोलैबोरेशन हुआ था तो ये दोनों लोग एक NOC साइन किए थे कि वह दोनों लोग कभी भी एक दूसरे के मुकाबले में कोई भी बाइक को लॉन्च नहीं करेंगे। लेकिन होंडा ने इसके खिलाफ जाकर साल 1999 में इंडिया के अंदर अपनी एक सीक्रेट कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटी इंडिया में स्टार्ट कर दिया और फिर उसी प्राइस सेगमेंट में अपनी बाइक को लॉन्च करना शुरू कर दिया जिसमें हीरो होंडा की बाइक लॉन्च हो रही थी। और इस तरह होंडा ने अपने बाइक को हीरो होंडा के मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया और जिसकी वजह से हीरो होंडा के कस्टमर जो थे वह डिवाइड होना शुरू हो गए। और इसके कुछ साल बाद होंडा ने अपनी एक एक्टिवा की स्कूटी भी लॉन्च कर दी। अब देखा जाए तो होंडा की जो पांचों उंगली वह पूरी तरीके से घी में थी। होंडा की हीरो होंडा से तो अर्निंग हो ही रही थी और जो इनकी एक सेपरेट बाइक कंपनी जो लॉन्च हुई थी उससे भी इनका अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो रहा था। और दोस्तों इन्हीं सभी प्रॉब्लम को देखते हुए हीरो ने होंडा से अलग होने का फैसला किया और फिर 2010 में ये दोनों कंपनियां हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाती है और हीरो होंडा में इन दोनों कंपनियों के 26% थे, जिसके चलते होंडा मोटर्स ने अपने हिस्से के सारे 26% हीरो कंपनी को बेचने का फैसला किया। और दोस्तों हीरो कंपनी के जो ऑनर थे ब्रिज मोहन मुंजुल ने वो होंडा कंपनी से 1.2 अरब डॉलर में खरीद लिया उनका शेयर और फिर हीरो ने अपना कारोबार हीरो मोटो कैप के नाम से आगे बढ़ाया। और जब हीरो और होंडा दोनों एक दूसरे से अलग हो जाती है तब बहुत सारे लोग यह बात कहे थे कि हीरो जो है वो होंडा के बिना मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकती है। और दोस्तों अगर हम आज की बात करें ना तो हीरो मोटो दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी बन चुकी है। तो बस दोस्तों यही थी आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही कुछ नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना जरूर भूलिएगा मत।